हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज निखिल एंड आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एंजल वन लिमिटेड का। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे एनालाइज क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ये स्टॉक आपका क्लोज टू 28 से 30% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो जब भी कोई स्टॉक इतना ज्यादा गिर जाता है एंड उसका मार्केट कैप अगर मिड कैप हो 25,000 30,000 करोड़ के आसपास, तो माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या ये वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में भी अगर आपको 1 2 3 महीने के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना जरूरी होता है। नाउ हम लोग आज पूरा एनालिसिस करेंगे एंजल वन का एंड आप इसके बारे में अच्छे से समझोगे भी। आज मेरी आवाज काफी मम्बल जम्बल हो रही है बिकॉज मैं बहुत टाइम से कंपनीज को आज एनालाइज कर रहा हूँ एंड इस वीडियो को रैप अप करके आज मेरा खत्म होने वाला पूरा स्क्रीन टाइम। ओके, सो ये मैंने अपनी एक पर्सनल चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब हम लोग चलते हैं फाइनली एंजल वन के ऊपर एंड स्क्रीनर डॉट इन पे चलते हैं और धीरे धीरे हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं स्क्रीनर डॉट इन पे एंड यहाँ पे मैंने एंजल वन का कंप्लीट एनालिसिस ओपन करके रखा है आपके सामने। अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मार्केट कैप है हमारा 21,000 करोड़। तो इस फॉल से पहले मार्केट कैप कहीं ना कहीं आपका 25,000 करोड़ के आसपास होता, विच मेक्स इट अ मिड कैप कंपनी। तो ये स्मॉल कैप से थोड़ी बड़ी कंपनी हो जाती है हमारी। देन अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो हमें यहाँ पे स्टॉक का पी देखने को मिलेगा। अब इस 21 के नंबर को अपने माइंड में रखिएगा थोड़ी देर के लिए। ओके, इसके बाद अगर हम आरओसी की बात करें, आरओई की बात करें, दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे नंबर है। 20% के ऊपर अगर अच्छे होते हैं तो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं। देन अगर हम थोड़ा नीचे आए तो हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो को देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो डेट आपको 3.4 थाउजेंड करोड़ का देखने को मिलेगा। अब ये डेट इतना ज्यादा क्यों है कंपनी पे? क्योंकि ये कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है आपको? मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो अगर कोई भी कंपनी आपको पैसा दे रही है ट्रेड करने के लिए, विच मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि उसे पैसा लेना भी पड़ रहा है। फिलहाल के लिए अगर थोड़ा नीचे आए ना, तो जो हम प्राइस की बात कर रहे थे वो ये है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था अपना इस ईयर के स्टार्ट में, वो था आपका कहीं ना कहीं 3400 का, और इस समय स्टॉक आपका चल रहा है 2400 पे। ये 30% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में आ चुकी है। अब क्या ये वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा आगे बढ़ के। देन अगर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें फाइनली क्वार्टर्स का पीएनएल स्टेटमेंट दिखता है। इसमें हमें क्या एक चीज क्लियर देखने को मिल रही है कि जो सेल्स है वो 1141 करोड़ की है, जो कि लास्ट ईयर जून में कितनी की थी? 1405 करोड़ की। अब ये कम क्यों हुई है, इसके पीछे का रीजन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी ब्रोकिंग कंपनीज होती हैं उनका कोई भी लेन देन नहीं होता है कि आपका लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कितना प्रॉफिट था और इस ईयर के सेम क्वार्टर में कितना प्रॉफिट है, क्योंकि ये कंपनी सीजनल नहीं है। ये गर्मी में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, ठंडी में खराब परफॉर्म नहीं करती है। इनका पूरा का पूरा बिजनेस किससे जुड़ा हुआ है? मार्केट के अप्स एंड डाउन से। अगर आप लोगों को याद होगा तो सितंबर में निफ्टी ने टॉप बना दिया था, राइट? जो भी हमारा टॉप था वो सितंबर में बना था। उसके बाद बहुत ही ज्यादा गंदी गिरावट हमें अपने मार्केट में देखने को मिली, और गंदी इन द सेंस कि मार्केट आपका नीचे तो जाता है बट जब धीरे 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 करके डाउन ट्रेंड में नीचे जाता है तो मैक्सिमम रिटेलर्स मार्केट को छोड़ देते हैं, और एटलीस्ट जितने भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में बाइंग सेलिंग थोड़ी कम कर देते हैं। एंड वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली कि जब आपका मार्केट में पीक बना तो इन्होंने भी अपनी सेल्स का पीक अचीव करा, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके इनकी सेल्स डाउन आई है दिसंबर क्वार्टर में भी एंड उसके बाद मार्च में भी। मार्च का जो क्वार्टर होता है वो ईयर का एंड होता है। अब यहाँ पे हमारा 2025 खत्म हुआ फाइनली, और इसके बाद 2024 का पूरा ईयर खत्म हुआ। देन फाइनली यहाँ पे 2025 स्टार्ट होता है, और इनका पहला का पहला यहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसमें क्या देखने को मिलता है कि हमें जो प्रीवियस क्वार्टर की सेल्स थी उससे ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? सिंपल सा है, आप लोग को पता होगा कि मार्केट ने बॉटम बना दिया था अपना मार्च और अप्रैल में। तो जैसे ही मार्केट में बॉटम बन गया, मैक्सिमम लोग वापस से ट्रेड करने के लिए उतर आए, बाइंग सेलिंग ज्यादा होने लगी एंड इनकी सेल्स बढ़ने लगी। इसका जो पूरा ब्रोकिंग बिजनेस है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है। अगर रिटेलर्स ज्यादा आएंगे, मार्केट में ज्यादा काम होगा तो इनकी सेल्स और इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अगर मार्केट खराब परफॉर्म करेगा तो आप एंजल वन ले लो, 5 पैसा ले लो, सीडीएसएल ले लो, दे ऑल विल सफर। ओके, तो जब भी मार्केट भागेगा ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि अभी के लिए कंपनी कैसी लग रही है। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे ना तो यहाँ पे भी आपको वही स्टीप गिरावट देखने को मिलेगी, बट एक चीज मैंने आपसे कही थी, यहाँ पे आपको सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिली है। जो हमारा लास्ट क्वार्टर था और ये वाला क्वार्टर है, इसमें हमारी सेल्स बढ़ी है। तो ये प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों गिर गया है? इसके पीछे का जिसको रीजन नहीं पता होगा ना, वो इस कंपनी को यहीं पे बंद कर देगा। या तो अगर होल्ड कर रहा होगा तो सिंपल सी चीज है, सेल कर देगा देख के कि इतना ज्यादा डी ग्रोथ प्रॉफिट में, ओ माय गॉड। और अगर इसको होल्ड नहीं कर रहा होगा तो वो उसे बाई नहीं करेगा सिर्फ इस प्रॉफिट के फॉल को देख के। ये प्रॉफिट का फॉल क्यों आया है आपको पता है? यहाँ पे एक बार अगर आप देखोगे, गूगल पे ही सर्च कर लोगे तो एंजल वन आईपीएल,
अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको दिखेगा एसोसिएट पार्टनर ऑफ टाटा आईपीएल 2025। अब इन्होंने आईपीएल स्पॉन्सरशिप में अपना बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 410 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा करा है सिर्फ आईपीएल के स्पॉन्सरशिप में। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट तो है, बट इनका खर्चा भी तो बहुत ज्यादा हुआ है, एंड इसी वजह से आपको इनके पूरे के पूरे नेट प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े। सिंपल सी चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो कि 713 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, वो बढ़ के सीधे सीधे 866 हो गए, जबकि सेल्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है। इसके अलावा भी आप लोगों ने सुना होगा कि सेबी के नए रूल्स आए थे, वीकली एक्सपायरी हटा रहे थे। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कम होगी तो इनके ब्रोकरेज को तो अफेक्ट होना ही है, बट ये सारी चीजें जितनी भी मैंने अभी बोली हैं, ये प्राइस में हमें कहीं ना कहीं फैक्टर इन होते हुए देखने को मिल रही है। अदरवाइज मैं ये वीडियो ना बना रहा होता। अगर एंजल वन अभी से कुछ दिन पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हम वापस से प्राइस पे आते हैं। अभी से जस्ट कुछ दिन पहले एंजल वन का क्या प्राइस चल रहा था जून में, 3200। तो मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। अब फाइनली जब इसका प्राइस 2400 के नीचे आया है एंड थोड़े सेफ जोन्स में आना शुरू हुआ है, तब मैं आप लोग के साथ ये एनालिसिस डिस्कस कर रहा हूँ ना। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है छोटा सा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं तो ये स्टॉक अब गिरना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहीं से ये रैली शो कर देगा, बट अब हम एटलीस्ट इसको अपनी वॉचेस में ऐड कर सकते हैं। एंड ये कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी एडवाइस नहीं है, ये सिंपली मेरा एक तरीका है जिससे मैं आप लोगों को सिखा सकूं। अब यहाँ पे जरा पी रेशियो की बात करते हैं। देखिए, मार्केट में हर एक चीज फ्यूचर को देख के चलती है। सो अगर हम इसके प्रॉफिट्स को अभी देखें तो कितने प्रॉफिट्स हैं इसके, 1126, देन कितने हुए 1172। कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, बट इस समय का जो हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखने को मिल रहा है वो कितना है, 994। अगर हम इसका प्राइस लें तो ये जो 21 का पी है, ये किससे यहाँ पे आया है, प्राइस टू अर्निंग से। तो अगर हम प्राइस देखेंगे तो इसका कितना चल रहा है, मार्केट कैप सीधे सीधे देखते हैं 21,251 करोड़। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 21,251 करोड़, एंड इसी को हम लोग सीधे सीधे अर्निंग से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा पीएनएल आ गया और यहाँ पे है 994। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, लेट से 994 से, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 21,251 करोड़ था आई गेस, एंड इसको 994 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 21 का पी आ जाता है। अब ये 21 का पी तब है जब इसके नेट प्रॉफिट्स नीचे गए हैं, बट मार्केट हमेशा फ्यूचर पे देख के चलता है। तो अगर ये कंपनी पहले के टाइम पे ये ग्रोथ शो कर रही थी, 1100 करोड़ था, देन 1170 करोड़ हुआ, कुछ भी ज्यादा प्रॉफिट ना बढ़े, बट अगर ये सिर्फ और सिर्फ 1200 करोड़ तक भी पहुंच जाती है तो इसका फॉरवर्ड पी कितना होगा, एक बार वो देख लेते हैं। इसको हम लोग फॉरवर्ड पी बोलते हैं कि मार्केट कैप, लेट से आपका मार्केट कैप सेम रहता है, विच इज 21,251 करोड़, एंड इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 1200 करोड़ से, तो आपका जो नंबर निकल के आता है वो है 17 का पी। अब इसमें बहुत ज्यादा मैं इनडेप्थ तो नहीं जाना चाहता, एंड आई थिंक कुछ पावर में इशू है, उसको इग्नोर करिएगा। बट एक 17 के पी पे जो स्टॉक आपको मिल रहा है, अगर उसका प्रॉफिट ग्रोथ आपका 15% के आसपास भी हो रहा है, अगर हम यहाँ पे सेल्स में देखें ना ईयरली पे आके, तो आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी 31%, 42%, 22%। तो जितने परसेंटेज से अगर सेल्स ग्रो हो रही है, अगर उसके थोड़े कम परसेंटेज से भी प्रॉफिट ग्रोथ हुई, तो ये पी आपका बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड माना जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ये मेरा पूरा जो भी मैंने यहाँ पे एनालिसिस करा है वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि स्टॉक का फॉरवर्ड पी इस समय बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा है, स्पेशली तब जब ये एक ऐसे सेक्टर में है जो कि बहुत ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। अब ये कैसे है, क्यों है, वो भी हम लोग चलिए आगे देख लेते हैं। जो मैंने इस समय बोला ना कि ये ग्रोथ सेक्टर का पार्ट हो सकती है, तो ये क्यों है ग्रोथ सेक्टर का पार्ट, ये इससे पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे इनका देखो कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 2025 में 1.5 बिलियन है, 2030 में बोल रहे हैं कि ये 1.5 बिलियन रहेगी, एंड उसके बाद 2040 में 1.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो भी उसी स्पीड से बढ़ेगी, राइट। वर्किंग एज का मतलब आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, 110 करोड़ लोग इंडिया में काम करने वाले हो जाएंगे, जो कि इस समय 100 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। नाउ इसमें और मजे की बात क्या आती है ना कि 2025 में जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो है $2,900। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि हर एक इंसान के पास लगभग एक साल में कितना पैसा आ रहा है। करेंटली हमें जो यहाँ पे 2030 में देखने को मिल रहा है वो है $4,500, जो कि एक अच्छा खासा जंप है। तो अगर सिंपल सी चीज है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इंसान क्या करेगा, खर्चा करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्ट और ट्रेड करेगा तो एंजल वन भागेगा, और अगर खर्चा करेगा तो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी हमारी अच्छा परफॉर्म करेगी। नाउ यहाँ पे कुछ चीजें और आती हैं। ये है सबसे मेजर चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपकी डीमैट अकाउंट्स के नंबर। अगर आप देखोगे तो 2025 में जो जून का क्वार्टर खत्म हुआ है इनका,
इसमें ये लोग क्या बता रहे हैं, 13.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन के पास डीमैट अकाउंट है। ओके, आगे सुनिएगा, यूनिक डीमैट अकाउंट क्या होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 115 मिलियन है, विच मीन्स कि ये 14% जो ओवरऑल पॉपुलेशन के पास आपको डीमैट अकाउंट दिख रहे हैं, ये एक तरीके से रियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यूनिक डीमैट अकाउंट्स है, मतलब जो आपका एक इंसान ने 4-4, 5-5 अगर डीमैट अकाउंट खोल के रखे हैं, उनको सबको एक माना जाए तो 115 मिलियन ये नंबर निकल के आता है, जो कि लगभग लगभग यहाँ पे आधा देखने को मिलता है। उसमें से भी अगर आप एक्टिव क्लाइंट्स देखोगे तो सिर्फ 48 मिलियन है, विच मीन्स यहाँ पे 14% जो टोटल पॉपुलेशन दिख रही है, उसका एग्जैक्ट नंबर आता है 3.3%। अब आप सोचो, अगर सिर्फ और सिर्फ ये 10x हो गया तो क्या ये कंपनीज 10x नहीं होंगी? जो कंपनीज मार्केट लीडर हैं, क्या वो 20x नहीं हो सकती हैं? तो इस तरीके से आपको सेक्टर का एनालिसिस करना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि सर क्या मतलब, इतनी ज्यादा अच्छी कंपनी है तो बाई कर लो तुरंत, क्यों बाई नहीं कर रहे? क्यों बाई नहीं कर रहे का सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप चार्ट यहीं पे देखोगे ना कंपनी का, तो इस समय आपको स्टीप फॉल देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम लगाते हैं, लाइक 6 मंथ्स का, तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोअर हाइज और लोअर लोज नहीं बन रहे हैं, क्लियर सी चीज है। और ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, 200 डेली मूविंग एवरेज है, वो भी ब्रेक हो चुका है स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से कुछ भी यहाँ पे हमें रिकवरी नहीं देखने को मिल रही, बट हाँ, इसका एक अच्छा प्राइस पॉइंट है जो कि आपको 2300, देन आपको यहाँ पे जो सबसे बेस्ट 2000 का लेवल है, जिसपे हम लोगों ने लास्ट टाइम बाई करा था, ये लेवल मुझे पर्सनली बेस्ट लगता है। तो मैं किसके लिए वेट करूंगा? मैं वेट करूंगा अगर ये स्टॉक 2200, 2300 पे आके रिवर्सल शो करता है। अगर करेगा देन आई माइट बाई इट, अगर नहीं करेगा देन आई विल वेट फॉर 2000 रुपीज लेवल्स। एंड आई डोंट थिंक कि 2000 रुपए के नीचे इसको जाना चाहिए, बट अगर जाएगा तो भी मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ जो कि मार्केट काइंड ऑफ लीडर के स्थान पे आती है। अगर आप यहाँ पे पीयर्स भी देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इट इज ऑन द 4th नंबर। तो एंजल वन जो एक ब्रोकर है, वो इस समय 4th नंबर पे चल रहा है। ऑफ कोर्स मोतीलाल ओसवाल इससे बेटर है, बट मोतीलाल ओसवाल ऑलरेडी अच्छा खासा रन अप भी शो कर चुका है। एंड बहुत सारी चीजें हैं मोतीलाल ओसवाल में जो कि बेटर है एंजल वन में इस समय के लिए। ये सारे स्टॉक्स मुझे पर्सनली पसंद है, मैं इन सब पे अपना ध्यान रखे हुआ हूं। अगर आप लोग भी रखना चाहते हो, वेरी गुड। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो को जितना आप लोग लाइक करोगे, उतने ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस के वीडियो मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।